नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान रखना। वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंप्लीट होने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है, थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट है रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा। ध्यान रहो, आप लोगों को ध्यान है किसने दिया ये? अपने डॉक्टर सीवी रमन द्वारा दिया गया। ध्यान रखना, किसके द्वारा दिया गया? अपने नोबेल प्राइज विजेता है अपने डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन द्वारा 1928 में क्या दिया गया? 1928 में जब किसी निश्चित आवृत्ति के क्या होता है, जब एक निश्चित आवृत्ति का जो होता है एक वर्णीय प्रकाश को किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ध्यान रखना है, एक वर्णीय प्रकाश को, एक वर्णीय प्रकाश को, एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश को क्या करते हैं अपन? एक वर्णीय प्रकाश को किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है। एक वर्णीय प्रकाश को क्या करते हैं? किसी पदार्थ में से, किसी पदार्थ, यहाँ पर ध्यान रखोगे किसी पदार्थ का यहाँ पर क्या मतलब है? ठोस द्रव गैस के रूप में आप लिख सकते हो। किस रूप में लिख सकते हो आप? ठोस द्रव या गैस रूप में ले सकते हो। खास बात यह है इसमें कि आप किसी भी रूप में इन्हें ले सकते हो। एक वर्णीय प्रकाश को क्या करते हैं? किसी पदार्थ में से गुजारते हैं। क्या करते हैं? एक वर्णीय प्रकाश को किसी पदार्थ में से गुजारते हैं, ले सकते हो आप। ठोस द्रव गैस ले सकते हो। ध्यान रखना, कौन से ले सकते हैं आप? ठोस द्रव और गैस ले सकते हो। एक वर्णीय प्रकाश को इसमें से गुजारा जाता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ध्यान रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब स्कैटरिंग। प्रकीर्णन का मतलब क्या है? यहां से प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग हो जाती है, लाइट की स्कैटरिंग, स्कैटरिंग होती है। आप जानते हो प्रकीर्णन किसे कहते हैं? लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। तो क्या होता है? प्रकीर्णित प्रकाश में आपतित आवृत्तियों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त आवृत्तियां भी बनती है। ध्यान रखना, क्या बनेगी आपके पास? अतिरिक्त आवृत्तियां भी बनेगी। आपतित प्रकाश के साथ साथ क्या होती है? एक्स्ट्रा जो फ्रीक्वेंसी होती है, अतिरिक्त आवृत्तियां जो होती है वो भी बनती है। अतिरिक्त आवृत्तियां भी प्राप्त होती है। ध्यान रखना, खास करके अतिरिक्त आवृत्तियां भी प्राप्त होती है। खास करके आप इसको ध्यान रखना है। एक बार पुनः मैं इसे रिपीट कर देता हूं, देखिए क्या होता है। एक वर्णीय प्रकाश जो होता है उसे किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है तो क्या होता है? किसी पदार्थ का मतलब क्या हो गया आपके सामने? ठोस द्रव या गैस, तीनों में से कोई भी हो सकता है। उनमें से अगर गुजारा जाता है तो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ध्यान रखना, क्या हो जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। यहां लिख देता हूं मैं आपके सामने, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। अब क्या होता है इसके अंतर्गत? क्या प्रकाश का प्रकीर्णन तो हो रहा है, लेकिन क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश में जो प्रकीर्णित हुआ, स्कैटरिंग हुई लाइट की, उसमें क्या हुआ? प्रकीर्णित प्रकाश में आपतित आवृत्तियों के साथ साथ, ध्यान रखना, आपतित आवृत्तियों के साथ साथ क्या होता है? अतिरिक्त आवृत्तियां भी आपको प्राप्त होती है। खास करके क्या ध्यान रखना है आपको? अतिरिक्त आवृत्तियां भी उसमें प्राप्त होती है। ये अतिरिक्त आवृत्तियां क्या हो सकती है? कम या उच्च आवृत्ति की हो सकती है। ध्यान रखना, ये क्या हो सकती है? ये आवृत्तियां जो होती है कौन सी हो सकती है? निम्न या उच्च हो सकती है। ध्यान रखना, क्या हो सकती है? निम्न या उच्च हो सकती है। ध्यान रखना, ये आवृत्तियां किस प्रकार की हो सकती है? निम्न या उच्च हो सकती है। अब आपको अलग अलग आवृत्तियां मिल रही है, आवृत्तियां अलग अलग मिल रही है, अतिरिक्त आवृत्तियां प्राप्त हो रही है। तो ये आवृत्तियां क्या हो सकती है? या तो कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है। ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जा सकता है? या ये फिर ज्यादा या कम हो सकती है। ध्यान रखना, अब कम आवृत्तियों को क्या कहा जाएगा और उच्च आवृत्तियों को क्या कहा जाएगा? देखिए इधर कम आवृत्ति को क्या कहा जाएगा, देख लीजिए इधर। कम आवृत्तियां, देखिए कौन कौन सी आवृत्तियां प्राप्त होती है? एक तो कम आवृत्तियां प्राप्त होती है और दूसरी कौन सी प्राप्त होती है? उच्च आवृत्तियां प्राप्त होती है। कम आवृत्ति की रेखाओं को स्टॉक रेखाएं कहा जाता है। ध्यान रखना, कम आवृत्ति वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? स्टॉक रेखाएं कहा जाता है, स्टॉक लाइंस कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है इन्हें? स्टॉक रेखाएं या स्टॉक आवृत्तियां या स्टॉक लाइंस कहा जाता है। ध्यान रखना, कम आवृत्ति को। और अधिक आवृत्ति वाली को क्या कहा जाएगा? अधिक आवृत्ति वाली को एंटी स्टॉक कहा जाएगा। अधिक आवृत्ति वाली को क्या कहा जाएगा? एंटी स्टॉक लाइन कहा जाएगा। ये खास करके रमन ने बताया है, क्या कहा जाएगा उसे? एंटी स्टॉक लाइन कहा जाएगा, एंटी स्टॉक लाइन। ध्यान रखना, क्या कहा जाएगा उसे? एंटी स्टॉक लाइन कहा जाएगा, एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, STOKE, STOKE, ध्यान रखना, STOKE, ये यहां लिख देता हूं मैं, STOKE, एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है उसे? एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है। ये कहां पर प्राप्त होती है? ये उच्च आवृत्तियों पर प्राप्त होती है। खास करके ध्यान रखना है, इन्हें क्या कहा जाएगा? एंटी स्टॉक लाइन कहा जाएगा। और कम आवृत्तियों पर प्राप्त होगी उसे क्या कहा जाएगा?
स्टोक रेखाएं कहा जा सकता है, ध्यान रखना है। इन रेखाओं का उद्गम जो होता है फोटोन के अणुओं के मध्य ऊर्जा विनिमय के कारण होता है। फोटोन के अणुओं के मध्य ऊर्जा विनिमय के कारण होता है। फोटोन के अणुओं के मध्य, फोटोन के अणुओं के मध्य ऊर्जा विनिमय के कारण होता है। मध्य ऊर्जा विनिमय, ऊर्जा विनिमय, एनर्जी एक्सचेंज, क्या बोलेंगे इसे, एनर्जी एक्सचेंज, ऊर्जा विनिमय के कारण होता है, ध्यान रखना, ऊर्जा विनिमय के कारण होता है, एनर्जी एक्सचेंज के कारण होता है, ध्यान रखना, खास करके क्या होता है ये, एनर्जी एक्सचेंज के कारण होता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है, ऊर्जा विनिमय के कारण ऐसा होता है। देखिए रमन ने क्या बताया था कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो एक विशेष प्रकीर्णित रेखा की आवृत्ति के मध्य अंतर में होता है, ध्यान रखना है। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, किस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, खास करके आपको ध्यान रखना है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है, खास करके क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये कंडीशन है, कुछ इसके पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना है। यह क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति से पूर्णतया अप्रभावित रहता है, ध्यान रखना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से अप्रभावित रहता है, आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति होगी उससे अप्रभावित रहेगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से पूर्णतया अप्रभावित रहता है, पूर्णतया अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है, खास करके आपको ध्यान रखना है, ये आपको नोट करते रहना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ फैक्ट्स है आपको ध्यान रखना है, ये रमन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत है, ध्यान रखना है, खास करके क्या है, कम आवृत्ति वाली स्टोक लाइन है, अधिक आवृत्ति वाली एंटी स्टोक लाइन है, फोटोन के अणुओं के मध्य ऊर्जा विनिमय होता है, जिसके कारण क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर ये निर्भर करते हैं, ध्यान रखना, खास करके आपतित प्रकाश की आवृत्ति से ये पूर्णतया अप्रभावित रहता है, ध्यान रखना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, खास करके ध्यान रखना है, आपतित प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को VI और विकिरणित रेखा की आवृत्ति को VS लिया जाए तो किस प्रकार से इसका आप अंतर लिख सकते हो, देख लीजिए, यहाँ पर नए पेज पर ले लेता हूं, देख लीजिए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए इनके बीच में अंतर को किस प्रकार से लिख सकते हो, डेल्टा न्यू बराबर क्या होता है अपने पास, डेल्टा न्यू बराबर होता है VI और न्यू आई और न्यू एस, ध्यान रखना, क्या होता है, न्यू आई और न्यू एस, ध्यान रखना। ये क्या होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ध्यान रखना, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, अभी बताया था आपको लैंग्वेज बोल करके, आपतित प्रकाश की आवृत्ति कौन होता है, ये होता है न्यू आई, ध्यान रखना, न्यू आई क्या होता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। न्यू एस जो है वो क्या है, स्कैटरिंग लाइट है, ध्यान रखना, प्रकीर्णित या विकिरणित प्रकाश की आवृत्ति, यहां लिख देता हूं स्कैटरिंग लाइट है, या क्या है, स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी है, स्कैटरिंग लाइट है, ध्यान रखना, न्यू आई क्या है, स्कैटरिंग लाइट है, खास करके आपको ध्यान रखना, प्रकीर्णित प्रकाश है, क्या कहा जा सकता है इसे, प्रकीर्णित प्रकाश या प्रकीर्णित रेखा कहा जाता है, ध्यान रखना, इन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, इन दोनों के बीच के अंतर को कहा जाता है रमन फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहा जाएगा, रमन फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाएगा, रमन फ्रीक्वेंसी, रमन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे रमन फ्रीक्वेंसी या रमन शिफ्ट कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाएगा, रमन शिफ्ट कहा जाएगा, इसे रमन शिफ्ट कहा जाएगा, ये दोनों इसके नाम है, आपको ध्यान रखना है, इसे रमन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है या फिर रमन शिफ्ट कहा जाता है, ये दोनों इक्वेशन जो देख रहे हैं किसके, आपतित प्रकाश और स्कैटरिंग लाइट के अंतर को क्या कहा जाता है, रमन शिफ्ट कहा जाता है या फिर रमन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये होता है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि विशेष पदार्थ के लिए प्रेक्षित जो रमन आवृत्तियां होती है वो उसके क्या होती है, अभिलाक्षणिक होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ध्यान रखना है। यह प्रभाव क्या कहलाता है, यह प्रभाव आपका क्या कहलाता है, यह प्रभाव आपका रमन इफेक्ट कहलाता है, ध्यान रखना, क्या है ये, यही इफेक्ट क्या है आपका, रमन इफेक्ट कहलाता है, इसे क्या कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रमन इफेक्ट कहा जाता है, ध्यान रखना, रमन प्रभाव कहा जाता है, रमन प्रभाव कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, रमन प्रभाव कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, रमन इफेक्ट कहा जाता है, खास करके ध्यान रखना। इस प्रभाव से जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे क्या कहा जाता है, यह पूरी जो कंडीशन है इससे अपन को स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे क्या कहा जाएगा, रमन स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। देख लीजिए ये सामान्य सी इसकी डेफिनेशन है, इसे क्या कहा जाएगा,
रमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ध्यान रखना, रमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, रमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ध्यान रखना। ये स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा हमें क्या कहलाता है, वो रमन स्पेक्ट्रम कहलाता है। खास करके आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इस प्रकार से है, ये कोई इतना कठिन पॉइंट है नहीं है। अब रमन रेखाओं के जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेष गुण, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है तो देख लीजिए किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज होती है। आपको नेक्स्ट पेज पर लिख करके बता देता हूं, देख लीजिए किस प्रकार से इनकी प्रॉपर्टीज होगी। आप जानते हो रमन शिफ्ट क्या होता है, यहाँ लिख करके बता देता हूं एक बार फिर। रमन शिफ्ट, रमन शिफ्ट क्या लिया था आप लोगों ने, रमन शिफ्ट लिया था डेल्टा न्यू बराबर लिया था आपने न्यू आई, आई माइनस न्यू एस, एस लास्ट में लिया था एस और आई फर्स्ट में लिया था। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगर इसके लिए कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। वी आई बराबर वी एस हो तो क्या होता है, रेले स्कैटरिंग होती है, ध्यान रखना। वी आई बराबर वी एस हो तो न्यू आई बराबर न्यू एस हो तो फर्स्ट कंडीशन है न्यू आई बराबर न्यू एस है, तो इसे क्या कहते हैं, रेले प्रकीर्णन कहा जाता है, रेले प्रकीर्णन या रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। ध्यान रखना क्या कहा जाता है, इसे रेले स्कैटरिंग कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। खास करके आपको ध्यान रखना है रेले स्कैटरिंग, ये रेले की आपके होगी स्पेलिंग रेले, ध्यान रखना। और ये स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग कहा जाता है, इसे ध्यान रखना। खास करके क्या कहा जाता है, रेले स्कैटरिंग कहा जाता है अगर इन दोनों को मान क्या हो, बराबर हो। यदि वी आई का मान वी एस से अधिक हो तो उसे स्टॉक लाइन कहा जाता है, ध्यान रखना। वी आई का मान क्या होता है, वी एस से अधिक होता है, न्यू आई, न्यू आई, न्यू आई कहा जाता है। बार बार वी आई शब्द याद आ रहा है मेरे को, न्यू आई कहा जाता है, ध्यान रखना। आवृत्ति है, आप लोग समझ जाना इसको, आवृत्ति को किससे लिखा जाता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा जाता है। न्यू आई का मान अगर न्यू एस से ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है, स्टॉक लाइन कहा जाता है, ध्यान रखना। क्या, कौन सी रेखाएं कहा जाता है, स्टॉक रेखाएं कहा जाता है। खास करके आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसे क्या कहा जाएगा, स्टॉक रेखाएं कहा जाएगा। तीसरी कंडीशन आप लोगों के सामने लिख देता हूं, अगर न्यू एस का मान अधिक हो किससे, न्यू आई से, अगर न्यू एस का मान अधिक हो न्यू आई से तो इसे क्या कहा जाता है, इसे एंटी स्टॉक, प्रति स्टॉक, एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है, ध्यान रखना। इसे क्या कहा जाएगा, एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है, इसे एंटी स्टॉक लाइन कहा जाता है। ये आपके सामने तीन कंडीशन मैंने आपको शो करके बताई है, इन तीनों कंडीशनों को खास करके आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना है स्टॉक रेखाओं के लिए डेल्टा न्यू का मान जो होता है वो धनात्मक होता है, ध्यान रखना। डेल्टा न्यू का मान धनात्मक होता है स्टॉक लाइन के लिए, यहाँ इसके आगे लिख देता हूं, डेल्टा न्यू का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। और एंटी स्टॉक के लिए डेल्टा न्यू का मान किसमें होता है, ऋणात्मक होता है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है, ये चीजें भी आप लोगों को बता देता हूं। डेल्टा न्यू का मान किसमें होता है, धनात्मक होता है स्टॉक रेखाओं के लिए, स्टॉक रेखाओं के लिए डेल्टा न्यू का मान धनात्मक होता है, और एंटी स्टॉक रेखाओं के लिए डेल्टा न्यू का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। खास करके ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार से ये कुछ कंडीशन है, आप लोगों को इन कंडीशनों को ध्यान रखना है। आपके सामने एक रमन स्पेक्ट्रम बना करके बता देता हूं किस प्रकार से इसे शो करना है, देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको शो करोगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक डायग्राम बना करके बता देता हूँ, सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ बीच में एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन खींच दोगे आप, ये इस प्रकार से थोड़ी डार्क लाइन बना देना। इसे आप क्या कहोगे, इसे रेले लाइंस कहोगे, ध्यान रखना। इसे क्या कहोगे, इसे फर्स्ट वाली कहोगे रेले लाइंस कहोगे। यहाँ लिख दिया है मैंने रेले लाइंस, ध्यान रखना है कौन सी लाइन है ये, रेले लाइंस, रेले लाइंस, ध्यान रखना ये है। इधर अपने कौन सी हो जाएगी, रेले लाइंस हो जाएगी, ध्यान रखना। और एक तरफ स्टॉक लाइन और दूसरी तरफ एंटी स्टॉक बना दीजिए। यहाँ आपने 4 लाइनें 3 लाइनें खींच करके बता दी, ये इस प्रकार से स्टॉक लाइन यहाँ बना दी मैंने, स्टॉक लाइन। और स्टॉक लाइन के लिए क्या कंडीशन है आप लोगों के सामने है, वैसे न्यू एस जो होता है वो न्यू आई से कम होता है, यानी न्यू आई का मान अधिक होता है, ध्यान रखना। ये बीच में जो होता है वो कौन सा होता है, रेले लाइन होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है रेले लाइन। इस प्रकार से ये एक डायग्राम बनाना है, और इधर आप कौन सी लाइनें खींच दोगे, इधर आपके और ये लाइनें खींच करके बता देता हूँ। इस प्रकार से ये लाइनें खींच दी है, ये स्टॉक लाइन है, और इधर कौन सी हो जाएगी, एंटी स्टॉक लाइन हो जाएगी। इधर कौन सी हो जाएगी, एंटी स्टॉक लाइन हो जाएगी, ध्यान रखना। ये एंटी स्टॉक लाइन है, यहीं तक है, ये ध्यान रखना। खास करके एंटी स्टॉक लाइन यहाँ तक ही है, यहाँ ये मिटा देता हूँ। इस प्रकार से ध्यान रखना है, यहाँ तक ही है एंटी स्टॉक लाइन। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये लिखा मैंने एंटी स्टॉक लाइन। एंटी स्टॉक लाइन के लिए आप लोग जानते हो किस प्रकार से होगा। एंटी स्टॉक लाइन के लिए आप लोग जान रहे हो, वीएस जो होता है, न्यू एस जो होता है न्यू आई से अधिक होता है, ध्यान रखना है। न्यू एस जो होता है वो क्या होता है, न्यू आई से अधिक होता है। खास करके ये कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशनों को आपको ध्यान रखना है। अब इनके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, रमन प्रभाव में जो रेखाएं निर्दिष्ट होती है उनके लिए कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जो देख लीजिए
किस प्रकार से है, इनके कुछ विशिष्ट गुण हैं। रमन शिफ्ट जो होता है वो 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स परास में प्राप्त होता है, ध्यान रखना 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स में प्राप्त होता है, ध्यान रखना किसमें प्राप्त होता है, 100 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या होता है, ये आपके नियर और फार IR क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान रखना किसमें पड़ेगा, ये नियर और फार IR क्षेत्र में पड़ेगा, ध्यान रखना IR रीजन में पड़ेगा, ये नियर और फार IR रीजन में पड़ता है। ये रमन स्पेक्ट्रम इसमें प्राप्त होता है, ध्यान रखना 100 से 300 वाले में सेंटीमीटर इनवर्स वाले में क्षेत्र में प्राप्त होता है, जो नियर और फार IR क्षेत्र में पड़ता है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। स्टोक रेखाओं जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, एंटी स्टोक रेखाओं की अपेक्षा अधिक होती है, ध्यान रखना स्टोक रेखाओं की तीव्रता एंटी स्टोक से अधिक होती है। स्टोक जो रेखाएं हैं, स्टोक लाइन जो है, उनकी तीव्रता जो होगी वो एंटी स्टोक से अधिक होगी, ध्यान रखना एंटी स्टोक से क्या होगी, उनकी तीव्रताएं अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है। ये मैंने आपको यहाँ ला करके बता दिया है शॉर्ट में, इस प्रकार से आपको राइट डाउन करना है और लिखना है। स्टोक लाइन की तीव्रता जो होती है वो एंटी स्टोक लाइन से अधिक होती है, ध्यान रखना तीव्रता इनकी अधिक होती है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। ध्यान रखना है तापमान में वृद्धि के साथ साथ एंटी स्टोक रेखाओं की तीव्रता बढ़ जाती है, ध्यान रखना तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंटी स्टोक लाइन की तीव्रता बढ़ जाएगी। तापमान वृद्धि से, ताप वृद्धि से क्या होगा, यह ताप वृद्धि ऐसे लिखोगे आप। टेम्परेचर में वृद्धि से क्या होगा, एंटी स्टोक लाइन बढ़ जाएगी, एंटी स्टोक जो तीव्रता है, एंटी स्टोक तीव्रता जो होगी वो बढ़ जाएगी, एंटी स्टोक तीव्रता बढ़ जाएगी, ध्यान रखना खास करके इनमें इंक्रीज हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाती है कौन, एंटी स्टोक रेखाएं कब हो जाती है, जब इनका आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो। तो खास करके ये कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। रमन रेखा जो होती है वो पितृ रेखा से सममित रूप से विस्थापित होती है, पेरेंटल लाइन जो होती है उससे सममित रूप से विस्थापित होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो क्या होता है, इनसे व्यक्तिगत पृथक्करण इनका घट जाता है, खास करके ध्यान रखना पेरेंट लाइन से ध्यान रखना इनका सेपरेशन जो होता है वो घट जाता है, खास करके आपको ध्यान रखना है। अब पेरेंट लाइन से पृथक्करण से वृद्धि के साथ साथ एंटी स्टोक की तीव्रताएं तेजी हो जाती है, ध्यान रखना एंटी स्टोक की जो तीव्रता होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और जबकि स्टोक लाइन की तीव्रता है वो कम हो जाएगी, किससे, पेरेंटल लाइन से, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। मॉडिफाइड जो पेरेंट लाइन है के मध्य आवृत्ति अंतर जो होता है उस अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, वो अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है, खास करके ध्यान रखना है अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है कौन, मॉडिफाइड पेरेंट लाइन, ध्यान रखना अवशोषण बैंड की आवृत्ति को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, मॉडिफाइड पेरेंट लाइन कहा जाता है, मॉडिफाइड पेरेंट लाइन जो होती है उसकी आवृत्ति को दर्शाता है, खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पर ये रमन स्पेक्ट्रम का इंट्रोडक्शन होता है, ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर फिनिश होता है, ध्यान रखना ये रमन शिफ्ट होगा, यहाँ पर कौन सा चलेगा, ये रमन शिफ्ट होगा, ध्यान रखना ये रमन शिफ्ट का परास है, रेंज है, आपको खास करके ध्यान रखना है। रमन शिफ्ट 200 से 300 सेंटीमीटर इनवर्स जो नियर फार और ईयर रीजन में होती है, ध्यान रखना खास करके इस प्रकार से। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, इसे कहते हैं ध्रुवणता की संकल्पना, ध्यान रखना इसे कहा जाता है ध्रुवणता। ध्रुवणता जानते हो, ध्रुवीय यौगिक होते हैं, ध्रुवीय यौगिक कौन से होते हैं, जिन पर धनावेश ऋणावेश चार्ज आ जाता है। कंसेप्ट का मतलब होता है संकल्पना, इसकी संकल्पना किसकी है, ध्रुवणता की संकल्पना। ध्यान रखना रमन प्रभाव को जो होता है वो क्लासिकल थ्योरी के आधार पर समझाया जा सकता है, क्लासिकल थ्योरी यानी क्लासिकल थ्योरी इसके लिए कंसेप्ट लगता है, ध्यान रखना क्लासिकल थ्योरी, ध्यान रखना कौन सा कंसेप्ट लगता है इसके लिए, क्लासिकल थ्योरी। इस कंसेप्ट के आधार पर पोलराइजेबिलिटी को समझाया जा सकता है, ध्यान रखना किसके आधार पर, जो होता है क्लासिकल थ्योरी के आधार पर इसको समझाया जा सकता है। रमन प्रभाव की व्याख्या जो होती है क्लासिकल थ्योरी अणु की ध्रुवणता पर आधारित होती है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। जब कोई अणु विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आता है तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक हो जाता है, ध्यान रखना जब कोई अणु जो होगा, मॉलिक्यूल्स जो होगा, मॉलिक्यूल में क्या होते हैं आपको ध्यान है, मॉलिक्यूल में क्या होंगे, एक तो धनात्मक होगा और एक और क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ऋणात्मक होंगे, ध्यान रखना कौन से होंगे, मॉलिक्यूल में होगा क्या, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला आपके न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का मतलब नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यहाँ पर होगा। आपको ध्यान रखना है इनमें किस प्रकार से क्या होगा, जो जब कोई अणु विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है
तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है धनात्मक ध्रुव की ओर जाता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसकी तरफ जाएगा, धनात्मक ध्रुव की ओर, इस पोल की ओर जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, धनात्मक ध्रुव की ओर। और आप समझ गए होंगे कि नाभिक किस ओर जाएगा, ऋणात्मक ध्रुव की ओर। न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस कौन सा चार्ज का होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है, वो किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव ध्रुव की ओर जाता है। ध्यान रखना, ये इसकी एक कंसेप्ट हो गया है, किस प्रकार से हुआ। देखो ये पहला तो है क्लासिकल थ्योरी पर बेस है ये। दूसरा क्या है इसमें, इस प्रकार से जैसे एक मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा, वो पॉजिटिव ध्रुव की ओर, और न्यूक्लियस जो होता है वो किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव ध्रुव की ओर, नेगेटिव पोल की ओर मूव करता है। खास करके आपको इसको ध्यान रखना है। जो आवेश केंद्रों के विस्थापन के कारण अणु में क्या हो जाता है, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ये जिसके कारण क्या हो जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण लग जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण लग जाता है। कौन सा लग जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसके अपने म्यू द्वारा दर्शाते हैं। अपन आगे समीकरण में देखेंगे, इसे म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण को इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट। किसके कारण हो जाता है, ये धनावेश और ऋणावेश बनने के कारण ऐसा हो जाता है। इनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू द्वारा दर्शाया जाता है और विद्युत क्षेत्र को ई द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र को ई द्वारा दर्शाया जाता है। और अभी बताया आपको इस प्रकार से, ये समीकरण किस प्रकार से होगी, म्यू इज अल्फा और ई होगा, इस प्रकार से। ध्यान रखना, ये इसकी समीकरण है। म्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, और ई जो हो जाएगा वो आपके क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और ये अल्फा जो बताया गया है, अल्फा क्या हो जाएगा, पोलराइजेबिलिटी हो जाएगा, अणु की ध्रुवणता हो जाएगी। पोलराइजेबिलिटी, अणु की ध्रुवणता हो जाती है। एक ये छोटा सा समीकरण है, आपको ध्यान रखना है, ये पोलराइजेबिलिटी को शो करता है। अल्फा जो शो करेगा वो किसको शो करेगा, अणु की ध्रुवणता को शो करेगा, जो अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, ये अणु की प्रकृति पर, अणु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। खास करके ध्यान रखना है, अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, अल्फा अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है। खास करके आपको इसको ध्यान रखना है। अब इस प्रकार से पूरी एक समीकरण आप लोगों को विद्युत क्षेत्र के अनुसार बता देता हूं। इस अगर विद्युत क्षेत्र के लिए यह समीकरण ली जाए तो किस प्रकार से होगा, देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र के लिए अगर समीकरण ली जाए तो क्या किस प्रकार से होगा, विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण होगी E बराबर E0 साइन 2 पाई न्यू टी। E बराबर E0 साइन 2 पाई और न्यू और टी। इस प्रकार से आपको खास करके ध्यान रखना है, न्यू टी। इस प्रकार से आपको ये खास करके ध्यान रखना है। ये एक इक्वेशन है इसकी, E बराबर E0 साइन न्यू पाई टी। किसके लिए है ये विद्युत क्षेत्र के लिए। किस प्रकार से है ये, जब अणु में कोई सैंपल लिया है आपने जिसमें अणु ध्रुवित हो सकता है, उसमें न्यू आवृत्ति वाले विकिरण के किरण पुंज को क्या करते हो आप, रेडिएट करते हो, यानी कि विकिरेट करते हो। तो क्या होता है, प्रत्येक अणु द्वारा क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस विद्युत क्षेत्र को आप इस समीकरण द्वारा दर्शा सकते हो। आप कैसे दर्शाओगे, E बराबर E0 साइन 2 पाई न्यू टी। ध्यान रखना, खास करके ये है। E0 जो होता है वो क्षेत्र का साम्यावस्था पर परिमाण है। E0 जो होता है क्षेत्र का साम्यावस्था पर परिमाण है, परिमाण। ध्यान रखना है खास करके, ये इस प्रकार से है। अब अपने पास समीकरण क्या थी, अपने पास समीकरण क्या थी, अपने पास समीकरण इस प्रकार से थी, देख लीजिए। अपने पास समीकरण क्या थी, म्यू बराबर क्या था, अल्फा और ई। म्यू बराबर क्या था, अल्फा ई। इस प्रकार से अपने पास एक समीकरण थी। अब म्यू बराबर ई अल्फा, तो ई की वैल्यू यहां रखोगे आप। ई की वैल्यू यहां रखने पर देखिए, ई की वैल्यू यहां रखोगे तो क्या आपको मान मिलेगा, आपको देख लीजिए, आपको मान इस प्रकार से मिलेगा। आपको मान क्या मिलेगा, देख लीजिए, अल्फा ई का मान ये लिख दीजिए आप, E0 साइन 2 पाई न्यू और टी। इस प्रकार से ये आपके पास एक कंप्लीट समीकरण हो गई है। ये है कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी है, ध्यान रखना है। इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि अणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, उस आवृत्ति के दोलन के कारण उत्पन्न होता है जो आपतित विकिरण की आवृत्ति का होता है। कौन से होता है, आपतित विकिरण की आवृत्ति का होता है। खास करके आपको ध्यान रखना है। यह क्या कहता है, यह रेले प्रकीर्णन कहलाता है। ध्यान रखना कि ये क्या कहलाएगा, रेले स्कैटरिंग कहलाएगा। ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा,
रेले स्कैटरिंग कहलाता है। ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। देख लीजिए, रेले स्कैटरिंग का ये फॉर्मूला है, इसे रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। म्यू बराबर आपके अल्फा E0 साइन 2 पाई और न्यू और टी। इस प्रकार से ये कंप्लीट समीकरण है, किसकी है? रेले प्रकीर्णन यानी कि रेले की है। अब क्या होता है इस समीकरण से? क्या अणु की कंपन और घूर्णन गति पर विचार नहीं किया जा सकता। इससे क्या है? कंपन और घूर्णन गति के बारे में नहीं बता सकते। ध्यान रखना, कंपन के बारे में भी नहीं बता सकते, कंपन गति और घूर्णन गति के बारे में भी नहीं बता सकते। ध्यान रखना, किन किन के बारे में नहीं बता सकते? कंपन गति और घूर्णन गति के बारे में नहीं बता सकते। कंपन गति और घूर्णन गति के बारे में नहीं बता सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपको इसमें वाइब्रेशनल और इनके रोटेशनल स्पेक्ट्रा दोनों रमन के जो है वो अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे आपको। दोनों अलग अलग आपको इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन बताएंगे, आपको इफेक्ट ऑफ रोटेशन भी बताएंगे, और आपको प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में आपको इस प्रकार से इनके बारे में एक एक करके इनकी स्टडी की जाएगी। और इसी प्रकार से वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में भी इसके बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार से जाकर के ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। खास करके ध्यान रखना, यहां तक जो था वो आपके पोलराइजेबिलिटी कंसेप्ट पूरा होता है। ध्यान रखना, कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ये दो टॉपिक यहाँ फिनिश होते हैं। ध्यान रखना, पोलराइजेबिलिटी यहाँ फिनिश होता है। पोलराइजेबिलिटी ध्रुवणता का जो टॉपिक है यहाँ पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनकी अलग अलग कंपन गति कैसे होती है, घूर्णन गति कैसे होती है, कैसे प्योर वाइब्रेशनल होता है और रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है। यहाँ तक का जो है अपना मैटर फिनिश होता है। ये आपके था रमन स्पेक्ट्रम स्टार्ट हो गया है। थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट है ये। ध्यान रखना, थर्ड यूनिट का जो एक पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट तो आपके वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा फिनिश हुआ है। सेकंड पार्ट में है ये आपके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट है जो आपको बता दिया है। दो पॉइंट तो आज किए हैं, एक तो इंट्रोडक्शन हुआ है और दूसरा ये पोलराइजेबिलिटी हुआ है। खास करके आपको ध्यान रखना कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। अब क्या चलेगा? इसका रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चलेगा, फिर इसका सिलेक्शन रूल्स होगा। इस प्रकार से ये समाप्त हो जाएगा आपके यूनिट। आज का वीडियो यहाँ तक ही है, यहाँ तक की क्लास है। धन्यवाद।